हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, साथ में यूपीपीसीएस और अन्य वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाएं हैं। उस श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला एनसीईआरटी की है। इसके पहले पार्ट में हम लोग सिविक्स कह सकते हैं, इसे पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, सोशल साइंस के अंतर्गत या जीएस के पार्ट के अंतर्गत हम इसे पॉलिटी के सेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। और साथ में ही हम आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन आप क्या है सरकार का या पॉलिटी का जो एप्लीकेशन है उसका पार्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके साथ ही हम इस एनसीईआरटी की श्रृंखला में आप देखेंगे सोशल इशू के संदर्भ में, सोशल जस्टिस के संदर्भ में और ई गवर्नेंस का भी पार्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे सरकारें काम करती हैं, सरकारें किन किन सोशल इशू को ध्यान में रखती है, सोशल जस्टिस करती हैं, काम करती हैं, कानून और नियम अधिनियम बनाते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि प्रशासन इस संदर्भ में अपने ई गवर्नेंस के तहत आप तक कैसे लाभ पहुंचाता है, कैसे आपको जागरूक बनाता है। तो हम बात करते हैं इस एनसीईआरटी की पहले पार्ट की श्रृंखला में पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के अंतर्गत, खासकर हम जीएस के पार्ट के अंतर्गत देख रहे हैं इसे। खासकर ये पार्ट यूपीसीएससी मेंस और प्री, साथ में ही यूपीपीसीएस प्री और मेंस, अन्य पीसीएस के एग्ज़ाम हैं जहां प्री और मेंस हैं, साथ ही वनडे एग्ज़ाम के संदर्भ में जैसा कि हमने आपको बताया हेल्पफुल हैं। खासकर यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हैं आप देखेंगे एनसीईआरटी बेस काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं में बात करें तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस संदर्भ में। हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 या पार्ट 1, क्योंकि क्लास 9th की है। जब हम क्लास 10th पे पहुंचेंगे तब ये पार्ट 2 के रूप में इसे पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो देख सकते हैं लोकतांत्रिक राजनीति क्लास में, इस पार्ट में हम लोग चुनावी राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोकतांत्रिक राजनीति है तो लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत चुनावी राजनीति अनिवार्य हिस्सा है उसका कह सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको मिला है यहाँ। तो देख सकते हैं यहाँ देखिए संस्थाएं के मतलब है इंस्टीट्यूशन अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप देखिए ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा आप। तो आप देखेंगे इसे, तो इस संदर्भ में ये भारत के संविधान की उद्देशिका है, क्योंकि जब संविधान लिखा गया था तो संविधान का एक क्रक्स हमारे संविधान विशेषज्ञों ने लिखा था। तो आप देख सकते हैं इसे कि इसमें कुछ वर्ड बाद में भी जोड़े गए थे, जैसे हम आपको लाइन खींच दे रहे हैं तो देख सकते हैं प्रभुत्व तो मतलब संपूर्ण की बात आप देख सकते हैं, ये वर्ड पहले से थे और लाइनिंग जहाँ जो खींच दे रहे हैं वो वर्ड बाद में जोड़े गए थे। बताया था हमने जैसा कि आपकी 1976 की बात है और 42 अमेंडमेंट है, इंदिरा गांधी के समय हुआ था, याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है। और इसमें सभी चीज़ों की हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर चुके हैं। 3 तरीके के न्याय हैं, 5 तरीके की स्वतंत्रताएं हैं और 2 तरीके की समताएं हैं। तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से। कब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था आपको पता है कब लागू हुआ था, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आपको याद रखें रिपब्लिक डे मनाने का कुछ खास आधार है, क्योंकि अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर 4 में पार्ट 5 की, क्योंकि हम लोग इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कि छोटे छोटे पार्ट बना रहे हैं आपको समझने में आसानी हो। तो हम लोग जो भी चर्चा और परिचर्चा देख रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इंदिरा सिविल सर्विसेज जो कि हमारा चैनल, इस चैनल के अंतर्गत आपको कैसा हमारा पढ़ाया हुआ लगता है आप अपने लाइक कमेंट और अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। कोई टॉपिक कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं चुनावी राजनीति के अंतर्गत हम जो है पार्ट 5 में है। तो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, तो आपको हमने बताया था कि हम कहाँ रहते हैं। हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप देख सकते हैं इसमें क्या है, लोकतांत्रिक हैं हम लोग, देश में रहते हैं। ठीक है, और हम लोग संसदीय प्रणाली, हमारे भारत की जो व्यवस्था है वो क्या है, बहुसंसदीय प्रणाली है। आप देख सकते हैं इसे हम लोग
संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो है हमारी सरकार बनती है। और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत आप ये भी देखेंगे कि बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं, आप ये भी देखेंगे। तो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, तो आपको बता दें, हम लोग जिस लोकतंत्र में रहते हैं वो पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत लोकतंत्र है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी कह सकते हैं, क्योंकि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी है, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो पंचायत हो। और हर स्तर पे आपको दिखेंगे 2 स्तर आप देख सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और आप देखेंगे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, इनके भी आपको दिखेंगे बहुत सारे सब पार्ट हो जाएंगे। आप अगर पंचायत में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी है। तो हमारी चुनाव की जो प्रणाली है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आर्टिकल 40 जो हमारे क्या डीपीएसपी का पार्ट है, जिसमें क्या किया गया, पंचायती राज की बात की गई थी, या जिसमें कहा गया है गांधी जी के अनुसार कि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी की बात है। आप देखेंगे तो उसे भी अपने यहाँ क्या है, संवैधानिक दे दिया गया, संवैधानिक हिस्सा है वो, संविधान का पार्ट हो गया पंचायती राज। तो हम देखेंगे क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं। हम जिस देश में रहते हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और आप ये भी देखेंगे कि हमारी लोकतंत्र में क्या है, हर स्तर पर लोगों की भागीदारी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में उल्लिखित है कि हमारे यहाँ चुनाव कैसे करेंगे। चुनाव का भी क्या है, चुनाव आयोग अपने यहाँ 324 में आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की व्यवस्था है, जो भारत में चुनाव प्रणाली के लिए चुनाव क्या करता है, चुनाव तो कराता है संवैधानिक नियमों के आधार पर। तो भारत में चुनाव किस तरीके से होते हैं, हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभाओं के ठीक हर चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5वें साल बाद नहीं है ये, ठीक है, हर 5वें साल होते हैं, ऐसा आप बोलेंगे, क्योंकि 5 साल बाद का मतलब है 5 साल तक सरकार रहती है, उसी 5वें साल में चुनाव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही चुनाव सरकार का कार्यकाल खत्म होता है तो नई सरकार शुरू हो जाती है। तो हर 5वें वर्ष चुनाव होते हैं, 5 साल बाद कह सकते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आप देखेंगे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका 5 साल तक चुना जाता है, क्योंकि हर 5वें वर्ष चुनाव हो जाता है। इनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले आप देखेंगे इनका क्या होगा, चुनाव हो जाएगा। और चुनाव होने के साथ ही आप देखेंगे कि वो जब नए जो भी विधानसभा, लोकसभा के प्रतिनिधि हैं अपने सदन में जाके क्या करेंगे, प्रोटम स्पीकर के सामने शपथ लेंगे, ठीक। आप देखेंगे संसद के लिए ये, अगर हम पार्लियामेंट लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 95 में आप देखेंगे प्रोटम स्पीकर, क्या संविधान के आर्टिकल 95 में क्या है, प्रोटम स्पीकर की व्यवस्था की गई है, जो क्या करेगा, लोकसभा के सदस्यों को, ठीक, आपके जो सांसद है आपका एरिया का, वो लोकसभा में जाएगा और शपथ लेगा कि हम संवैधानिक नियमों के अनुसार अपनी जनता की, ठीक है, इच्छाओं को क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। तो आप देखेंगे संविधान के बेयर एक्ट में भी लोकसभा के सदस्यों के लिए भी शपथ और प्रतिज्ञान की बात की गई है। जैसे आप देखेंगे कि कैसे, जैसे आप राष्ट्रपति शपथ लेता है, राज्यपाल शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, या अपने भारत के जो अन्य जो भी संवैधानिक पद पर बैठते हैं व्यक्ति, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसे शपथ लेनी होती है। तो लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं। आगे बात करें, फिर भी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। आप देखेंगे कि चुनाव क्षेत्रों में क्या होगा, एक ही दिन छोटे अंतराल पे आप ये देख सकते हैं कि क्या होगा। भारत में लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, तो देखेंगे क्या क्या अलग अलग हिस्सों में चुनाव आयोग क्या करेगा, हर हिस्से के अलग अलग डेट पर चुनाव करेगा। लोकसभा के कई चरणों में होते हैं, सेम चीज़ विधानसभा में भी है। तो आप देखेंगे या तो एक लोकसभा, भारत की लोकसभा और कई विधानसभाओं का चुनाव एक साथ भी कराता है, जो अलग अलग छोटे छोटे अंतराल पे होते हैं। इसमें आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है। ये प्रक्रिया हमने आपको इसलिए लिखी है कि यही चीज़ आपको समझना है और लिखना है कि हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली क्या है। तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, हूबहू याद रखिएगा। तो
देखेंगे कि कोई जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से भी खाली हुआ होता है उस पर उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव का तरीका ये है कि अगर संसद या विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा है तभी उपचुनाव होंगे। अगर 6 महीने का समय शेष बचता है, 6 या 6 महीने से कम, तो आप देखेंगे उस एरिया का उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि अगर वहाँ उपचुनाव के लिए ये व्यवस्था है, कोई व्यक्ति या तो इस्तीफा दे दे या लोकसभा या जिससे कहते हैं कि वो दल बदल नियमों के आधार पर क्या है उसकी सदस्यता चली जाए, या पार्टी बीहैप के अनुसार अगर कोई लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य पार्टी के खिलाफ किसी वोटिंग कर दे, क्रॉस वोटिंग कर दे, तो भी अगर जाएगी पार्टी चाहेगी तो उसे क्या करेगा, लोकसभा को लिख सकता है उस या विधानसभा के अध्यक्ष को लिख सकता है कि इनकी सदस्यता निरस्त की जाए, तो निरस्त करने के संदर्भ में हो सकता है, तो वहाँ उपचुनाव हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था भारत में क्या है, 6 महीने तक, ठीक, 6 महीने के अंदर अगर समय 6 महीने या 6 महीने से कम है तो उपचुनाव नहीं होंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा समय है तो क्या होगा, तो उपचुनाव कराए जाएंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम बात करेंगे चुनावी राजनीति के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र। आपको बता दें कि भारत में जो है, ठीक है, भारत विश्व का क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और जब भारत की संसद या संविधान लिखा गया था, जो लोकसभा सीटें थीं, आप देखेंगे उसके आधार पर ही बनाया गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि धीरे धीरे क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेंगे और क्या होगा कि हम लोग धीरे धीरे इस पर काबू पाएंगे। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे भारत की जनसंख्या बढ़ती गई, और आप ये भी देखेंगे कि ये उस जनसंख्या को जब लोकसभा सीट में या विधानसभा सीटों की संख्या में आप देखेंगे, क्योंकि भारत में क्या है, हर विधानसभा की एरिया के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, लोकसभा को एरिया के आधार पर नहीं बांटा जाता है, जनसंख्या के आधार पर चुनाव होते हैं कि हर एरिया का जनसंख्या लगभग सेम हो। तो परिसीमन आयोग इसके लिए काम करता है। तो आप देखेंगे ये गुलबर्गा का संसदीय क्षेत्र है और ये कर्नाटक के गुलबर्गा कुलारवर्गी है। तो गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन की सीमा और कुलारवर्गी सीमाओं में अंतर क्या है, आप देख सकते हैं। अंतर ये है, आपने देखा होगा कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सांसद का जो एरिया है जहाँ से क्या एक सांसद चुनाव लड़ता है, कभी कुछ हिस्सा कटकर दूसरे में चला जाता है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि 2025 तक या 22 तक क्या है, हम अपनी लोकसभा की सीटों का बढ़ोतरी नहीं करेंगे, परिसीमन के आधार पर क्या है समतुल्यता करते रहेंगे, परिसीमन के आयोग पर जो है बढ़ाते रहेंगे या जिससे जनसंख्या बराबर बनी रहे। आप देखेंगे गुलबर्गा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा के क्षेत्र कितने हैं, ये भी दिखाया गया है कि ये जो सांसद क्षेत्र होता है उस सांसद क्षेत्र में कितने विधानसभाएं आती हैं, उनको भी आप देख सकते हैं प्रॉपरली। ये छोटे छोटे पार्ट में हैं, ये सभी विधानसभाएं हैं। इन सभी विधानसभाओं को मिलाकर एक क्या है, एक सांसद एरिया का क्षेत्र बनता है, आप देख सकते हैं। हम आगे बात करें तो अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से क्या होगा, देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है भारत में लोकतांत्रिक देश के साथ आप देखेंगे प्रतिनिधि क्या है, आप अपनी प्रतिनिधित्व प्रणाली है या कह सकते हैं, तो आप इसे अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं निर्वाचन क्षेत्र में आप देखेंगे विभिन्न पार्टियों के लोग क्या करेंगे, या निर्दलीय लोग इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में खड़े होते हैं, या तो निर्दलीय खड़े होंगे या किसी पार्टी के अंतर्गत टिकट पाएंगे तो आप उसके अंदर जो है चुनाव लड़ेंगे, और आपको स्वतंत्रता होगी कि आप किस व्यक्ति को जो आपके लिए अच्छा काम करेगा, आपके बीच उसने अपने आप को बेहतर प्रेजेंटेशन किया है, उसके सामने आप उसको वोटिंग करेंगे। लेकिन उसकी समझ क्या है ये आप पर निर्भर है, आप कैसे समझ रहे हैं। तो एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। हम आगे बात करें लोकसभा का चुनाव के संदर्भ में देख सकते हैं, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। ठीक है, आप देखेंगे जो प्रतिनिधि चुन सकता है वो जनप्रतिनिधि भी बन सकता है। ठीक है,
लेकिन जनप्रतिनिधि बनने के लिए एक खास उम्र है, क्योंकि आप चुनने के लिए तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन आप जाएंगे जब कहाँ, जब आप जनप्रतिनिधि स्वयं बनेंगे तो आपकी एक खास उम्र होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं 25 ईयर लोकसभा में जाने के लिए। आप देखेंगे तो इसे हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है। ये हमारा संविधान कहता है ऐसा, ठीक है। आप देखेंगे कि देश को 543 क्या है निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे, आप जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है 543, आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव के लिए एक विशेषता ये भी है कि हर वोट का बराबर मूल्य हो। हमने आपको बताया था इसी चैप्टर के अंतर्गत कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां वहां के मूल निवासियों के वोट का मूल्य और आप देखेंगे भारत वहां के अन्य निवासियों के वोट का मूल्य क्या है, अलग अलग है। हमने एक मॉरिशस का आपको एग्जाम्पल दिया था जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो भारतीय मूल के लोगों का वोट अलग है मूल्य, और वहाँ के मूल निवासियों के वोट का मूल्य अलग है। हालांकि मॉरिशस में जो सरकार बनती है उसमें भारतीय मूल के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ चढ़कर होता है। वहाँ के प्रधानमंत्री पद पर, राष्ट्रपति पद पर अधिकतर उनका कह सकते हैं कि वर्चस्व है आप, क्योंकि अधिकतर हिस्सा भारतीय मूल से ही गए थे अपने बेसिक शासनकाल में, ठीक है। गिरमिटिया कानून के तहत उन्हें वहाँ क्या लिया, मजदूर के रूप में स्थापित किया गया था और वो काम किए थे, फिर वहीं रच बस गए। तो लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह है कि हर वोट का मूल्य बराबर है। वोट का मूल्य के बराबर का मतलब ये है कि जो एक प्रधानमंत्री के वोट का मूल्य है वही मूल्य आप देखेंगे एक आम नागरिक का है, जो एक गांव में एक किसान है, ठीक। अभी किसानों का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, और ये भी देखेंगे प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है, और इन सीटों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। आप देखेंगे कि सीटों के हिसाब से बांटा गया है, इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। तो आप देखेंगे ये विधानसभा के संदर्भ में आपको बताया, ये लोकसभा के संदर्भ में आपको बताया, सेम चीज़ आप आएंगे तो आपको विधानसभा के संदर्भ में दिखेगी। आप देखेंगे हर सीट को क्या है जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है, यहाँ भी परसीमन लागू होता है, आप ध्यान रखिएगा। इन सीटों से आप देखेंगे किसी विधानसभा का एरिया क्षेत्र बड़ा होगा, क्योंकि वहाँ जनसंख्या क्या होगी, विरल होगी, कम होगी, छुटपुट बसी होगी। आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़े हैं। भारत के यूपी जैसे क्षेत्रों के क्या 2-3 डिस्ट्रिक्ट हो सकता है उसमें चले जाएं, तो आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो इन सीटों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। जो विधानसभा में जाते हैं उन्हें विधायक कहते हैं, वो भी आप चुन के भेजते हैं। उनका एरिया आप लोकसभा के अंदर सब पार्ट में डिवीजन होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देख सकते हैं कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। हमने आपको बताया था, जैसे ये लोकसभा का एरिया है तो आप देखेंगे इसमें कई एरिया होंगे जो विधानसभा के रूप में काम कर रहे होंगे। और पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी ये व्यवस्था अपनाया गया है। आप देखेंगे नगर पालिका के चुनाव हो चाहे पंचायत के चुनाव हो, सेम चीज़ वहाँ भी अपनाई जाती है। प्रत्येक पंचायत को कई वार्डों में बांट दिया जाता है, जो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बनाए जाते हैं। आप देखेंगे तो अब आगे बात करें, प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए क्या होगा, एक सदस्य का चुनाव होता है, जो अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इन्हें वार्ड मेंबर भी क्या बोला जाता है। कई बार इन्हें निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहा जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कई बार अगर पूछा जाए कि ये निर्वाचन क्षेत्रों को क्या बोला जाता है, सीट, तो ये देखिए यहाँ नया वर्ड है, तो सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का क्या होगा, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि हमारे संविधान हम जब कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीटों का निर्धारण होगा, तो आप देखेंगे इसमें चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ठीक है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि लोकसभा हो
विधानसभा हो, या आप जा सकते हैं तीसरे स्तर पर क्या है, पंचायत या नगर पंचायत, ठीक है, पंचायत या नगर पंचायत, ठीक है। आप देखेंगे इन क्षेत्रों में क्या होगा, इन क्षेत्रों में भी आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी। हर स्तर पर चुनाव हैं जो जनता द्वारा डायरेक्ट वोटिंग होती है। विधानसभा के भी चुनाव में देख सकते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि इन क्षेत्रों में भी चुनाव हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं वो किस आधार पर हो रहे हैं, तो ऐसे आप ध्यान रखें। और ये कह सकते हैं कि ये प्रतिनिधित्व हर स्तर पर है। तो आप देखेंगे यहाँ भी आपको क्या है, प्रतिनिधित्व दिखाई देते हैं। यहाँ भी आपकी वोटिंग है, आपको वोट देने का अधिकार है, यहाँ भी वोट देने का अधिकार है, यहाँ भी वोट देने का अधिकार है, क्योंकि जो उम्र आपको यहाँ मिली है वोट देने का अधिकार वही उम्र है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ चुनाव लड़ने की उम्र अलग है, यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग हिस्सों में, जब हम इसके इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र की बात हमारे संविधान विशेषज्ञों ने क्यों की थी, ये चीज़ देखने की बात है, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माताओं को चिंता है। क्या चिंता थी? पहली चिंता ये थी कि खुला चुनावी मुकाबला हो सकता है, कुछ भारत में जो कमज़ोर समूह वर्ग के लोग हैं वो उनको प्रतिनिधित्व ना मिल सके, क्योंकि पहले से ही कुछ व्यवस्था ऐसी बनी आ रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत में कुछ रिजर्वेशन संविधान बनने के साथ ही आ गया था। तो आप देख सकते हैं खुली चुनावी मुकाबले में कुछ कमज़ोर और समूह के लोग क्या थे, लोकसभा विधानसभा में पहुंच नहीं पाए थे। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। और संभव है कि क्या कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक कोई संसाधन आप देखेंगे उनके पास शिक्षा और संपर्क उनके पास ना हो, ये भी एक व्यवस्था ऐसी हमारे संविधान विशेषज्ञों क्या था, मानना था कि हो सकता है वो कमज़ोर समूह से हों। तो आप देखेंगे एसटी एससी रिजर्वेशन हमारे संविधान में है, कहाँ, लोकसभा राज्यसभा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में खासकर। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभाओं में भी सेम व्यवस्था है, और लोकसभा में आप देखेंगे कुछ एंग्लो इंडियन को भी व्यवस्था की गई है, कुछ ऐसी व्यवस्था है। तो हमारे चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन या उनके पास शिक्षा संपर्क ना हो, संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनके चुनाव जीतने को रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में कई बार आपको ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि कुछ प्रभुत्वशाली वर्गों ने क्या हुआ, किसी को चुनाव लड़ने से रोक दिया। तो आप ये भी देखेंगे कि चुनाव जीतने से उसे रोक सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अगर ऐसा होता है, ठीक, तो संसद और विधानसभाओं में आबादी की एक बड़े हिस्से में क्या होगी, आप देखेंगे चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, कि एक आबादी के बड़े हिस्से में क्या होगा, आज़ाद आवाज़ उनकी नहीं पहुंच पाएगी, या उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, या उनकी चुनाव वोट देने या चुनाव लड़ने के अधिकार में उनकी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को क्या होगा, ये एक कमज़ोर चरित्र का दाग लग सकता है, या कमज़ोर करेगा ये हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को। इसीलिए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने क्या किया था, हमारे संविधान सभा में आरक्षित वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी थी कि कम से कम इन लोगों का इतना प्रतिनिधित्व हमारी लोकसभा में होना ही चाहिए। तो समय आने के साथ जैसे जैसे लोकसभा सीटें परसीमन के आधार पर कुछ घटी बड़ी ही हैं, घटी तो कभी नहीं, ठीक है, अभी रोक दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं तो उनको उचित प्रतिनिधित्व बना रहे, इस चीज़ का हमारे संविधान में उन्हें उचित स्थान दिया गया है। आप ये भी देख सकते हैं, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए क्या हुआ, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था सोची। जो आप देखेंगे कि ये कई बार क्या होता है, हर बार आप लोकसभा में क्या होता है, रोटेशन सिस्टम के आधार पर आप देखेंगे कि ये लोकसभा सीट इस बार क्या हो गई, आरक्षित हो गई। तो कई बार ऐसी सीटें जहाँ पे क्या होगा, उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, तो देख सकते हैं, या उनका
संख्या ज़्यादा है तो वहाँ आरक्षित होगी। रोटेशन सिस्टम के आधार पर ये आरक्षण व्यवस्था लागू है लोकसभा विधानसभा में। आप ये भी देखेंगे इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र क्या होगा, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित हैं और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए क्या है, आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे जब 1906 में क्या हुआ था, अलग निर्वाचन के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि किसी वर्ग के लिए सीट है तो वही वहाँ चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वहाँ ये व्यवस्था थी कि उसी वर्ग के लोग उसे वोट दे सकते हैं। ये वहाँ विभेदता, यहाँ ऐसा विभेद नहीं है। अगर अनुसूचित जाति का कोई सीट आरक्षित हुई है या जनजाति की, तो हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपनी उस पार्टी में उस व्यक्ति को वोट दे, और ऐसा ही होता है, यही समानता है लोकतंत्र में। तो आप देख सकते हैं इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हुआ, आरक्षित है, चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अपनी लोकसभा और की 84 सीटें आप देख सकते हैं क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए मतलब एससी के लिए है, आप देख सकते हैं। और 47 सीट क्या है, अनुसूचित एसटी सीट के लिए क्या है, रिजर्वेशित हैं, तो आरक्षित हैं पूरी तरीके से। तो देख सकते हैं ये स्थिति 26 जनवरी 2019 की है, जो अभी हाल फिलहाल पिछले ईयर चुनाव हुए थे। उससे पहले ये सीटें पूरी आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में दी गई हैं। जो इनकी टोटल आबादी है, जो आपकी जनसंख्या रजिस्टर 2011 के आधार पर इनकी जनसंख्या है, उस आधार पर इनकी सीटों को आरक्षित किया जाता है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे अब जब 2020 के बाद 21 में अगली जनगणना शुरू होगी, उस आधार पर इनकी सीटों का निर्धारण अलग होगा, याद रखिएगा इस चीज़ का। तो हम बात करें कमज़ोर समूह के लिए आरक्षण की ये व्यवस्था, बाद में देखिए जिला की बात आ गई, ठीक है। अब आगे कमज़ोर वर्गों में जाओगे तो जिला, ठीक, स्थानीय स्तर की पंचायती की बात हो रही, लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों के रूप में आप देख सकते हैं इन्हें, ठीक, इन्हें पंचायतों के रूप में, और शहरी नगर पालिका और नगर निगम, ठीक, के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है। हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। हम आपको बता दें कई, अब तो आप देखेंगे पंचायती अभी महिला रिजर्वेशन या वुमेन रिजर्वेशन लोकसभा या विधानसभा में अटका हुआ है, क्योंकि कई पार्टियां इनका विरोध कर रही हैं। पहले से वो कहते आ रहे हैं कि हमने अपनी, ठीक है, पार्टी में पहले ही महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रखा है, इसलिए अलग से नहीं। लेकिन पंचायती राज में आप देखेंगे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर क्या है, 1/3 मतलब आप देखेंगे रिजर्वेशन है, ठीक है। और साथ में देखेंगे कई अभी हाल ही फिलहाल क्या है, लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पारित किया है कि महिलाओं का रिजर्वेशन पंचायती राज या लोकल लेवल पे क्या है 50% की बात की गई है। तो आप देखेंगे पहले से ही कई राज्यों में क्या है 50% रिजर्वेशन क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित है। कई राज्यों ने अपने यहाँ कानून बना दिए हैं, जिसमें बिहार है, साथ में आप राजस्थान देख सकते हैं, एमपी देख सकते हैं, और आंध्रा भी देख सकते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां आपको ये व्यवस्था मिलेगी कि पंचायत लेवल पर महिलाओं का रिजर्वेशन, ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन आप देखेंगे क्या है 50% है, कर दिया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हम बात करें इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं। आप देख सकते हैं निकाय 62 तो ये पहले से ही हैं, ठीक है। जब ये रिजर्वेशन बिल आया हुआ था तो 1/3 है, आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। लेकिन अब कई राज्यों ने क्या कर दिया 50% कर दिया है। ऐसी संस्कृति सेंट्रल लेवल पे आप देखेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने जारी की है। अभी इस पे बिल पास होना ज़रूरी है, पास नहीं हुआ है। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्रों का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, ठीक है। जब एक निर्वाचन क्षेत्र बन जाएगा, जैसे निर्वाचन क्षेत्र है, इस निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा रहने वाले लोगों में जिनकी एक खास उम्र होगी 18 वर्ष, आप याद रखिएगा, तो 18 वर्ष की वोट दे सकता है।
18 वर्ष का है, उस पर कोई कानूनी ऐसा का देशद्रोह का मुकदमा ना हो या देशद्रोही ना हो जिसके आधार पर उसको मत देने का अधिकार ना हो। तो आप देख सकते हैं कौन नहीं दे सकता, ये फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था, ऐसा लिखा हुआ। मतदाता सूची जब तैयार की जाती है तो मतदाता सूची में आप देखेंगे कि नाम लिखे जाते हैं सभी के। तो जो व्यक्ति आप देखेंगे हर चुनाव से पहले, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर मतदाता सूची नए तरीके से तैयार की जाती है, क्योंकि हर वर्ष लोग क्या होते हैं 18 वर्ष की उम्र में पहुंच जाते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जैसे ही किसी राज्य की विधानसभा का चुनाव होता है तो आप देखेंगे, आप पंचायत का चुनाव होता है तो क्या होगा, उस पंचायत चुनाव के लिए उस एरिया की मतदाता सूची में क्या होगा, रिव्यू किया जाएगा कि कौन कौन वोट दे सकता है। आप देखेंगे जैसे यूपी में अभी क्या है, पंचायती राज के चुनाव की बात चल रही है, अब व्यवस्था चल रही है, चुनाव लड़ने की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ मतदाता सूची भी तैयार हो रही है। तो लोकतांत्रिक चुनाव में आप देखेंगे मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार कर ली जाती है। हमने आपको बताया कि चुनाव करने से पहले एक मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कह सकते हैं। अब तो भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने क्या हो, मतदाता सूची के नाम के रूप में आप देखेंगे आपकी वोट है या नहीं, आप अपने पोर्टल या भारत सरकार के पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। और आप देखेंगे कि चुनाव से पहले आप जब वोट देने जाते होंगे तो कई सारे लोग वोट लिस्ट लेके बैठे होंगे, अलग अलग पार्टी के डेलीगेट्स हैं, वो आपको कहेंगे कि लाइए हम आपकी पर्ची बना देते हैं अंदर जाने के लिए, आपका वोट है कि नहीं लिस्ट में, कटा तो नहीं है, चेक करके वो बना के भेज देते हैं। वोटर और नाम और नंबर बता देते हैं जिससे आपको बताने में आसानी रहे और वोट देने में। तो पहली शर्त की बात करें, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपको पता है कि हर किसी को क्या है, वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार मतलब सार्वभौमिक है, 18 वर्ष के रूप में है भारत में, चाहे किसी भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, पंचायत का हो। आगे बात करें, हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक के मत का मूल्य क्या हो, समान होना चाहिए, जब तक ठोस कारण ना हो कि किसी को मताधिकार से वंचित ना किया जाए। तो हमने आपको बताया था कि अलग अलग आधार हैं, अलग अलग नागरिक अलग अलग मामलों में एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे। हर कोई इंसान तो है और हर कोई अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योग्यता या योगदान तो करता है, लेकिन आप देखेंगे इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको कहें कि हर कोई इंसान है, जो इंसान है, जो भारत देश का नागरिक है, उसे, क्योंकि भारत में या किसी भी देश में जब आप जन्म लेते हैं कुछ अधिकार तो आपको जन्म होने के साथ ही मिल जाते हैं, कुछ अधिकार आपको संविधान के तहत मिलते हैं, कुछ अधिकार आपको संविधान के तहत आपको मिलते हैं, जैसे कानूनी अधिकार हुए। तो आप देखेंगे अपनी ज़रूरतों और विचारधाराओं के अनुरूप समाज में योगदान करता है वो, ठीक है, क्योंकि वो समाज का हिस्सा है, इसलिए सभी को प्रभावित करने, अपने निर्णयों में सबकी भागीदारी हो, ऐसे हर इंसान से अपेक्षा की जाती है, क्योंकि वह भारत का नागरिक होता है। हम आगे बात करें, देख सकते हैं कि हमारे देश में 18 वर्ष के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि क्या है, 18 वर्ष है, ठीक है, 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट देने और डाल सकते हैं। ठीक है, नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो, मत देने का अधिकार है। ठीक, अपराधियों आप देख सकते हैं, दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, ऐसा आप देखेंगे, लेकिन सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही उन्हें वोट देने से रोका जा सकता है। आगे हम बात करें अगर, तो देख सकते हैं कि सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है। ये व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। आप देखेंगे सरकार हर बार क्या होती है, अपनी मतदाता सूची तैयार कराती है और उस मतदाता सूची में आप देख सकते हैं कि आप जहां रह रहे हैं वहां आपको भी क्या होगा, चुनाव
में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। चूँकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है और जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं, ठीक, हम बताए जैसे आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर गए और फिर वहीं रह गए तो आप बाहर वहाँ के नागरिक बन जाएंगे वोट देने के लिए, जिनकी या मतलब जो नहीं रहे इस दुनिया में, और उनके नाम इस सूची से कार्ड भी दिए जाते हैं कि कौन अब यहाँ इस एरिया में मतदाता बना है, या कुछ नए लोग उस एरिया में आके बस गए तो उनको उस मतदाता सूची में जोड़ा जाता है। आगे बात करें तो देख सकते हैं कि हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ठीक, आप देखेंगे नवीनीकरण का मतलब है, आप देख सकते हैं कि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा पंचायत हो, तो हर चुनाव से पूर्व उस वहाँ की मतदाता सूची में नवीनीकरण किया जाता है। ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फ़ोटो पहचान पत्र की भी नई व्यवस्था लागू की गई। आप देखेंगे कि अब फ़ोटो पहचान की व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को कार्ड देने की कोशिश की है। भारत में आप देखेंगे आपको वोट देने के लिए आपके पास एक वोटिंग कार्ड होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होने के साथ आपके पास आपका जो एक मतदाता सूची का वोटिंग जो पत्र है, आप मतपत्र है, कार्ड है। बोर्ड अगर नहीं है तो आधार कार्ड के आधार पर आप नाम दिखा सकते हैं या नई पर्ची बना के दे सकते हैं, या आपका मत खो जाए एन टाइम में तो वोट देने जाते समय मतदाता को क्या होगा, यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल दे। पर मतदान के लिए कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा, एक कंपलसरी नहीं है। ठीक है, यह पूछा जाए, कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पीटी में, ठीक, कि मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होने के साथ ये कार्ड भी अनिवार्य है, अभी अनिवार्य नहीं है। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड की कॉपी ले जा सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है, पहचान पत्र भी दिखा सकता है। ठीक, आप देखेंगे इसे इस तरीके से, और इस तरीके से हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए बाय बाय, गुड डे, गुड डे करें, गुड नाइट।